So in this class we discuss about the topic of refraction of light. So refraction of light is the when a light is incident, अगर कोई light है ना बच्चा, when the light is incident from a one medium to another medium and refracted to the another medium, then this phenomena is called the refraction of light. Refraction of light क्या होता है? जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की ओर जाती है तो उस तरीके के फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. जिस मीडियम से जा रही होती है, जिस मीडियम से जा रही होती है उस मीडियम को मीडियम फर्स्ट कहते हैं, और जिस मीडियम से आ रही होती है, जिस मीडियम की ओर जा रही होती है उस मीडियम को सेकंड. सिंपल सी बात है. अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करी जाए हमसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द refractive index is represented by mu. It is the ratio of the speed of a light in free space divided by speed of a light in a medium. ठीक है. सो अगर मान लो ये कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 दिया गया है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2 है, तो व्हेन द लाइट इज गोस फ्रॉम medium 1 to medium 2, then the speed of the light is changes. Such phenomena is occur in refraction of light. Now let us see the one important points. One, when mu1 is less than mu2. अगर mu1 mu2 से कम है तो हम बोल सकते हैं मीडियम 1 जो होगा, मीडियम 1 जो होगा वो बेटा रेयर मीडियम होगा, और मीडियम 2 जो होगा वो डेंसर मीडियम. सो जब कोई लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जाएगी, मतलब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर अगर कोई लाइट जाती है, लाइक दिस, है ना. अगर ये मान लो कोई लाइट है जो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर अगर जा रही है, तो हम बोल सकते हैं यार बच्चे, दिस इज मूविंग टूवर्ड्स द मिरर, दिस इज मूविंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, और ये बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल की ओर. कंडीशन क्या है? mu1 ये है, mu2 ये है, और mu2 जो है वो mu1 से बड़ा है, तो दिस इज डेंसर मीडियम और दिस इज रेयर मीडियम. सिंपल लॉजिक है, बहुत आसान चीज, बहुत आसान भाषा. ठीक है. नाउ लेट अस सी द वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इफ द लाइट इज गोस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देन इट विल बी बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, दिस इज अ नॉर्मल, है ना. लेकिन अगर कोई लाइट आपकी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जाती है, लाइक दिस, जैसे ये लाइट मान लो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जा रही है, सो हम बोलेंगे यार जो ये लाइट नॉर्मल से दूर चली जाती है. किधर चली जाती है? नॉर्मल से दूर चली जाती है. इट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो ये याद रखने वाली बात है, when the light is goes from rarer medium to denser medium, then it will be deflected towards the normal. और अगर कोई लाइट रे क्या होती है भैया, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जाती है. रेयर मीडियम तब होगा जब ये mu1 है और ये mu2 है, और इस केस में mu2 जो है वो mu1 से कम है. सो वी कैन से दैट द लाइट इज डिफ्लेक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्थ. ठीक है, बोलो. ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देख लेते हैं. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. सो बेसिकली दो तरीके के लॉज है. फर्स्ट लॉ ये कहता है द इंसिडेंट रेस, रिफ्रैक्टेड रेस एंड नॉर्मल, और all three rays lies on a same plane. ये तो पहला पॉइंट है. जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी यही पॉइंट देखा था हम लोगों ने, और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के दौरान भी यही पॉइंट देख रहे हैं. द इंसिडेंट रेट, रिफ्रैक्टेड रेट एंड नॉर्मल आर ऑल थ्री रेज आर लाइज ऑन अ सेम प्लेन. ठीक है. नाउ लेट अस सी द वन इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ. क्या होता है? अगर मान लीजिए द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द एंगल मेड बाय द रे फ्रॉम द नॉर्मल का साइन, इनका प्रोडक्ट ऑलवेज कांस्टेंट होता है, ऑलवेज कांस्टेंट होता है. ठीक है ना यार.
जैसे कि अगर एक लाइट है, मान लो ये आपका ये एंगल आई है, ये एंगल आई बना रहा है, ठीक है, ये एंगल आई बना रहा है। अगर ये मान लो म्यू1 है, ये म्यू2 है, और ये यहां मान लीजिए ऐसे जाता है आर से, तो हम कहेंगे द म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू द म्यू2 साइन आर। स्नेल लॉ कहता है द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल मेड बाय द रे from the normal, this is always constant, this is always constant। जैसे कि और भी एक मीडियम ले लो, जैसे ये मान लो ये लाइट रे ऐसे जाती है और ये इधर गुजर जाती है, ये म्यू3 होता है, ये एंगल थीटा होता है, तो हम बोलते हैं दिस इज इक्वल टू द म्यू3 साइन थीटा। So this is always constant. This is a very important law. Please remember. ठीक है ना। तो हमें ये समझ में आता है लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो फिनोमिना लाइट और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। कंडीशंस क्या होती है, अगर लाइट जो है रिफ्रैक्शन कर रही है किधर, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर, तो वो नॉर्मल की ओर झुक जाएगी, बेंड हो जाएगी। और अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर कर रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है। दो तरीके के लॉस होते हैं। एक लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये बोलता है द इंसिडेंट रेज, रिफ्रैक्टेड रेज एंड नॉर्मल और थ्री लाइज ऑन द सेम प्लेन। Snell's law is a very important law for geometrical optics in refraction. It is the product of the refractive index into sine angle made by the ray from the normal. It is always constant. So I hope कि ये दोनों पॉइंट्स आप जानते भी हो। तो हम सबसे पहले देखते हैं जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रखता है, वो कॉन्सेप्ट है देखो क्या है आपके पास है, हमें देखना है लैटरल डिस्प्लेसमेंट थ्रू ग्लास स्लैब। कहने का मतलब ये है बच्चा, अगर मान लो ये ग्लास स्लैब है, ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब, ठीक है ना। इस ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब में ये इसका नॉर्मल है, दिस इज द नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया। मान लीजिए यहाँ पर कोई लाइट है, ये इंसिडेंट हुई इस तरीके से, सॉरी दिस लाइट इज इंसिडेंट ऑन दिस मीडियम। तो होगा क्या यार, होगा दरअसल ये कोई ना कोई एंगल, इंसिडेंट एंगल आई हो। ये एयर है, एयर का जनरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, एयर का जनरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू रहा होगा, इसकी कोई ना कोई थिकनेस टी रही होगी, इसकी कोई ना कोई थिकनेस टी रही होगी। तो अगर मान लीजिए रेयर जो लाइट रेज है वो रेयर से डेंसर की ओर जा रही है, तो हमें बहुत अच्छे से पता है इट्स मूविंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, और ये ऐसे नॉर्मल की ओर झुक जाएगी। सो ये नॉर्मल की ओर जो झुकेगी ये कोई ना कोई एंगल बनाएगी से आर। तो हम बड़ी आसानी से स्नेल लॉ लगाकर ये बता सकते हैं द साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर, क्योंकि यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। नाउ अगेन द नॉर्मल इज दिस, अगेन द नॉर्मल इज दिस। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, एक बात हमें ये दिख रही है कि अगर ये एंगल आर है, अगर ये एंगल आपका आर है, तो ये एंगल भी आर ही होगा। इसका मतलब जिस एंगल से इंसिडेंट हो रही है और वापस वो उसी मीडियम में जा रही है जिस मीडियम से वो आ रही है, वापस वो उसी मीडियम में जा रही है जिस मीडियम से वो आ रही थी। इसका मतलब कि ये जो एंगल होगा, ये एंगल होगा, ये भी आई होगा, बिकॉज इट इज साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर इज इक्वल टू अगेन साइन आई। तो एंगल यही मिलेगा, मजबूरी है हमारे। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर ये स्लैब नहीं होती तो ये लाइट रे ऐसे चलेगा, ठीक है। ड्यू टू दिस स्लैब, ड्यू टू द रीजन ऑफ दिस स्लैब, दिस लाइट रे इज शिफ्टेड, ये लाइट रे कुछ ना कुछ शिफ्ट हो जाएगी। दिस शिफ्टिंग इज कॉल्ड अ लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इस शिफ्टिंग को ही बोलते हैं हम बच्चा लैटरल डिस्प्लेसमेंट। सो ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट जो होता है डेल्टा टी, डेल्टा इज इक्वल टू वो होता है टी इंटू साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। I don't want to discuss the derivation because this is a revision class, so why we waste our time
क्योंकि हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए। तो हम एक बार इतना देख लेते हैं कि डेल्टा बराबर आएगा टी इंटू साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। Here I is the incident angle, I is the incident angle and R is the refracted angle. ठीक है, सो दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी दिया गया है, तो इट इज इंपॉर्टेंट। सिंपली याद रखो, अगर कोई ग्लास स्लैब होगी और उस ग्लास स्लैब से कोई लाइट इंसिडेंट कराई जाएगी, तो उस ग्लास स्लैब के होने की वजह से वो लाइट लेटरली डिस्प्लेस हो जाती है। कितना डिस्प्लेस होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट? तो थिकनेस ऑफ दिस slab into sin I minus R divided by cos R. Okay. So now let us see the next thing for multiple medium. अगर मान लो कई ग्लास स्लैब्स रखी है, सो अगर कई ग्लास स्लैब्स रखी हैं तब कैसे होगा? लेटरल डिस्प्लेसमेंट थ्रू मल्टीपल स्लैब्स। ठीक है ना? मल्टीपल स्लैब्स का मतलब हुआ कि बच्चा मान लो एक ये स्लैब है ना, फिर एक दूसरी स्लैब है, ऐसे यहां पर भी एक स्लैब ले ली जाए, इसी तरीके से इसको ऐसे और मान लीजिए इस तरीके से अलग अलग स्लैब्स है। ओके 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 ओके। सो आपने देखा कि यार जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बाय वन स्लैब्स हो रहा है वो कितना है? टी इंटू साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस। ठीक है, नाउ नाउ अगर मल्टीपल स्लैब्स की बात करी जाए, अगर मल्टीपल स्लैब्स की बात करी जाए, तो मल्टीपल स्लैब्स में हमारे पास ये थिकनेस T1 है, ये थिकनेस T1 है, ये थिकनेस T2 है, ये थिकनेस T3 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3। अगर ऐसे स्लैब्स रखी हैं, अब मान लीजिए लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूं आपको। अगर ये लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुई, ये इसका नॉर्मल हुआ, ये इसका नॉर्मल हुआ, ठीक है, तो पहले तो फर्स्ट स्लैब से होगा, पहले तो फर्स्ट स्लैब से इंसिडेंट, पहले तो फर्स्ट स्लैब से होगा जो भी होगा, है ना, ऐसे मान लो फर्स्ट स्लैब से होगा, फिर फर्स्ट स्लैब्स के बाद फिर से नॉर्मल मिल जाएगा आपको, फिर से नॉर्मल मिल जाएगा। अब इस नॉर्मल को फिर रखो तो सेकंड स्लैब फिर दोबारा देगा रिफ्रैक्शन। अब डिपेंड करता है कि μ1 और μ2 कैसा है। अगर μ2 μ1 से बड़ा है तो और नीचे चली जाएगी लाइट रे, ठीक है। अब और नीचे जाएगी तो फिर एक नॉर्मल मिल रहा है आपको, फिर एक नॉर्मल इसी तरीके से मिल रहा है। अगर इस नॉर्मल रे के बारे में बात करेंगे, इस नॉर्मल रे के बारे में बात करेंगे, तो अगर μ3 μ2 से ज्यादा है, अगर μ3 μ2 से ज्यादा है तो लाइट रे ऐसे चली जाएगी। और फाइनली वो फिर से एयर में ही जा रही है, फाइनली वो फिर से एयर में ही जा रही है, तो हम बोलेंगे यार कि जो लाइट रे जिस एंगल से इंसिडेंट हुई थी ना यार, जिस एंगल से इंसिडेंट हुई थी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। ऐसा नहीं है किसी भी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाए, जिस एंगल से इंसिडेंट हुई थी उसी एंगल से वापस इमर्ज होगी, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस एंगल भी वही होगा। आप जरा ध्यान से देखो यार लाइट को, तो ये अगर स्लैब्स नहीं होती तो ये ऐसे आ रही होती ये लाइट रे, लेकिन ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ स्लैब्स, ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ स्लैब हुआ क्या, ये डिफ्लेक्ट हो गई। तो सबसे पहला रिफ्लेक्शन, अगर एक सिंगल स्लैब होती, अगर अगर एक सिंगल स्लैब रही होती, अगर एक सिंगल स्लैब रही होती तो ये रिफ्लेक्शन हुआ होता। आई एम सॉरी,
अगर सिंगल स्लैब रही होती तो सिर्फ ये रिफ्लेक्शन हुआ होता, लेकिन हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन बार बार रेज जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, बार बार रेज जो है वो आपकी केस में रिफ्लेक्ट हो रही है, लाइक दिस, है ना। लाइक दिस। अच्छा, फाइनल रेज आ रही है, जो अगर इसको ऐसे देखा जाए नीचे की ओर, ऐसे ऐसे, और ये आ जाएगी आपकी इधर की ओर। So, ये जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है ना यार बच्चा, ये जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन हुआ जिसकी वजह से मान लो यहाँ पे फाइनल रेज आपको ये ऐसे मिल जाएगी, फाइनल रेज ये जो ऐसे मिली यहाँ पर, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है, ये जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन है ना, ये हो रहा है ड्यू टू द मल्टीपल स्लैब्स। एक बार रिफ्रैक्शन, फिर दोबारा रिफ्रैक्शन, फिर तिबारा रिफ्रैक्शन, फिर लास्ट में भी रिफ्रैक्शन, तो तीन तीन बार रिफ्रैक्शन हुआ, तो सच रिफ्रैक्शन इज टेक्स बाय दिस नंबर ऑफ मल्टीपल स्लैब्स आर यूजिंग। तो फर्स्ट डेल्टा 1, सेकंड डेल्टा 1, थर्ड डेल्टा 2, ऐसे करके हम कर सकते हैं। तो एक तो ये डेल्टा 1, दिस इज डेल्टा 1, फिर ये भी डेल्टा 2, ये डेल्टा 2 आपका, है ना, और ये फाइनल आंसर ये डेल्टा 3। तो ऐसे जब डबल डबल बार रिफ्लेक्शन हुआ, तो वो जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसे लिखेंगे, तो बाई टोटल रिफ्लेक्शन, टोटल जो ये डेविएशन हुआ डेल्टा, वो आ जाएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। सो डेल्टा 1 अगर होता तो सिर्फ क्या यूज करते, T1 साइन आई। अब देखो ये एंगल आई गया और ये इंसिडेंट हो गया R1 एंगल से, तो I माइनस R1 इंटू अपॉन कॉस R1, प्लस का अगली थिकनेस T2, तो T2 इंटू साइन T2 इंटू साइन I माइनस R2 अपॉन कॉस R2, सिमिलरली प्लस T3 इंटू साइन I माइनस R3 अपॉन कॉस R3। तो इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि अगर मल्टीपल स्लैब्स हो रहा है तो आप बार बार उस डिफ्लेक्शन एंगल को, उस लैटरल डिस्प्लेसमेंट एंगल को ऐड करते जाओ, और टोटल लैटरल डिस्प्लेसमेंट बड़ी आसानी से हम बता सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत भैया? ओके, नाउ लेट अस सी द इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो यार, ये अगर तुम्हें समझ में आता है तो एक बहुत अच्छी बात मैं समझा रहा हूँ आपको। आपने एक बात देखा कि सर ने ये बताया अभी आपको कि यार अगर कोई लाइट रेस भैया कहाँ से पास होती है, रेरर से डेंसर की ओर जाती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल झुक जाती है, और अगर कोई लाइट रेस आपकी डेंसर से रेरर मीडियम में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल झुक जाती है। तो यहां पर बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बात करी जाए, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, अगर मान लीजिए आप एक ट्रांसपेरेंट मीडिया ले रहे हो, एक ट्रांसपेरेंट मीडिया ले रहे हो, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसका रिफ्रैक्टिव, एक सेकेंड, अगर मान लो एक ट्रांसपेरेंट मीडिया, आपने कोई मीडियम लिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू रहा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू रहा होगा, अगर ये इसका नॉर्मल है, अगर ये इसका नॉर्मल है, और कोई लाइट रे आपकी अब डेंसर से रेरर मीडियम में जा रही, अगर कोई लाइट रे डेंसर से रेरर मीडियम की ओर जा रही, जैसे मान लो ये लाइट रे डेंसर से जा रही, और ये जा रही है रेरर मीडियम, किधर की ओर जा रही, रेरर मीडियम में, तो यार हमें अच्छे से पता है ये क्या होगा,
अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। अब तुम इसी लाइट रे जो आपने लाइट रे लिया हुआ है, इसका कोई ना कोई अपना एंगल रहा होगा से आई, और ये रहा होगा एंगल आर। सो आप बड़ी आसानी से बता सकते हो कि भैया सर म्यू साइन आई जो होगा वो साइन आर के बराबर होगा। इसका मतलब यहां से जरा एक बात देखो, अगर जैसे जैसे मैं ये एंगल बढ़ाता जाऊं वैसे वैसे ये एंगल बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा? हाँ भैया बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट आएगा जिस इंसिडेंट में अगर तुमने ये एंगल कुछ ऐसा कर दिया, मान लो इस तरीके का कोई जनरल एंगल ले लिया, और वो एंगल पर ये लाइट रे जो यहां तक पहुंच गई, कैसे चली गई, यहां चली, बिल्कुल ग्रेज कर दी। सो दिस अ ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन। तो ये जो एंगल होगा, दिस एंगल इज कॉल्ड अ क्रिटिकल एंगल। इस एंगल को क्या बोलेंगे बच्चा? क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। और क्रिटिकल एंगल में जो रिफ्रैक्टेड रे है वो कितना एंगल बनाएगी? 90 डिग्री बनाएगी। सो वी कैन से दैट दिस इज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। तो यहां पर अगर फॉर क्रिटिकल एंगल द म्यू साइन थीटा सी, स्नेल लॉ देखेगा, इज इक्वल टू 1 इंटू साइन 90। तो हमें बड़ी आसानी से यार क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला निकल के आता है, साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, एंड थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाई म्यू, ठीक है। सो नाउ दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि यार हमें सबसे पहले क्रिटिकल एंगल निकालना आना चाहिए। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? थीटा सी बराबर साइन इनवर्स 1 बाई म्यू। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जहां से लाइट रे जा रही है, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से सुनो, अगर तुमने इससे जरा सा भी एंगल बढ़ाया, इससे तुमने जरा सा भी एंगल अगर तुमने अब बढ़ाया, जरा सा भी एंगल तुमने अगर बढ़ाया, तो लाइट रेज जो है ना, जरा सा भी एंगल अगर बढ़ाओगे, देन लाइट रेज, क्योंकि अब इससे ज्यादा तो रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती, सो दे गेट डिफ्लेक्ट, और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी कंप्लीटली। ये क्या हो जाएगी? अब कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हुई भैया, तो ये जाएगी उसी एंगल से जिस एंगल से आपने उसको इंसिडेंट कराया। सो दिस डिफ्लेक्शन इज, अगर ये जो डिफ्लेक्शन अकर हुआ है ना, ये डिफ्लेक्शन, ये जैसे एंगल तुमने थीटा लिया, ये एंगल भी थीटा ही होगा। सो वी कैन से दैट कि दिस इज कॉल्ड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या हुआ? लाइट सारी की सारी कैसी होगी? रिफ्लेक्ट हो गई, वो किसी मीडियम में गई ही नहीं। रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? जब कोई लाइट रेज एक मीडियम से टकराए और वापस उसी मीडियम में चली जाए तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। यहां पर क्या हुआ? हमने एंगल जैसे ही थीटा सी से आगे बढ़ाया, हमने देखा वो लाइट रे वापस उसी मीडियम में आ गई जिस मीडियम में जा रही थी। So that means this light is completely reflected. So such type of phenomena is called total internal reflection. So we can say that total internal reflection occurs when incident angle is greater than the critical angle. When incident angle is greater than the critical angle. Simple बात है, incident angle is greater than the, ये थीटा जो है incident angle, इंसिडेंट एंगल जब ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा? TIR मिल जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ TIR? व्हेन द लाइट इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड इन अ सेम मीडियम at some specific angle, this phenomena is called total internal reflection. I hope कि this concept is clear. If this concept is clear, तो one important concept is used. Suppose we have a different medium like this, and this medium is occurs in a different medium. मान लो ये एक मीडियम है और ये मीडियम खुद एक मीडियम के सामने रखा हुआ है, जैसे ये,
ओके, और अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, सिचुएशन ये है कि आपके सामने इस बार नॉर्मल ये दिया गया है और लाइट रे को इंसिडेंट कराया जा रहा है, लाइट रे को इंसिडेंट कराया जा रहा है। लाइट रे इंसिडेंट हो रही है इस तरीके से। तो अगर वो बोल रहे हैं कि ब्लैक कलर मीडियम इज अ, ब्लैक कलर मीडियम जो है वो डेंसर मीडियम है, दिस इज μ2, और ये है रेरर मीडियम, दिस इज μ1, this is mu1, or we can say that the mu2 is greater than mu1. So when the light rays goes from denser medium than rare medium, then what is the value of critical angle? The first question is asked, what is the value of the critical angle? So if the question is what is the value of critical angle, so you can very easily solve the Snell's law concept. First of all, let us see. If the light is incident, if the light is incident at an angle theta c, then in this case the light is completely grazing to the boundary of this media. तो ये बाउंड्री ऑफ द मीडिया में कंप्लीटली ग्रेस कर जाएगी। इसका मतलब अगर मैं जब स्नेल्स लॉ लगाऊंगा, when using a Snell's law, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, μ2 sin थीटा c is equal to μ1 sin 90. This is a very important law. ठीक है ना? So now the sin 90 is equal to 1 and sin theta c is equal to μ1 by μ2. Now the theta c is equal to sin inverse μ1 by μ2. एक नोट पॉइंट है, बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एक नोट पॉइंट याद रखिएगा बच्चों, the total internal reflection is occurs when the light is only when the light is goes from denser medium to rarer medium. तो यहां पर याद रखना that TIR occurs only when light is goes from rarer medium, okay, sorry, light is goes from denser medium to rarer medium. ओके जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो ही TIR देगी भैया, हर वक्त TIR नहीं मिलेगा। तुम सोचो कि लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए और तुम्हें TIR मिले, नहीं, TIR तभी मिलेगा जब लाइट रेज डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए। ठीक है, एक आर्टिकल बनता है, एक आर्टिकल है छोटा सा, उन्होंने क्या बोला, भैया एक पानी से भरा हुआ टैंक, पानी या कोई भी तुम चीज ले सकते हो, इस टैंक में, इस टैंक पानी से भरा हुआ टैंक है, ऐसे ठीक है ना। ये जो पानी से भरा हुआ टैंक है ना यार, इस टैंक के बिल्कुल बॉटम पर एक सोर्स रखा हुआ, एक पॉइंट सोर्स, ऐसे पॉइंट सोर्स, इसकी अपनी कोई पावर रही होगी P वॉट, अपनी कोई पावर रही होगी P वॉट। तो ये लाइट रेज गुजारेगा, ये लाइट रेज गुजार रहा है ऐसे, तो सबसे पहले पूछा जा रहा है हाउ मच अमाउंट ऑफ द पावर escaping by this point source from the surface of this water tank. ठीक है ना, क्या पूछ रहा है, हाउ मच अमाउंट ऑफ द पावर इज escaping from this point source. So escaping power from point source. अच्छा, बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स कवर अप हो जा रहे हैं, और मैं आपको बोल रहा हूँ जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इतना सफिशिएंट है, आप इससे जाकर कुछ भी कोई भी किताब उठा लो,
कोई भी किताब उठा लो, बस सुनो अच्छे से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ तुम यूट्यूब के तरह खोल के बैठे हुए हो, लेटे लेटे देख रहे हो, नहीं। आपको होना चाहिए क्लास में अच्छे से बैठना है, फील आना चाहिए कि हाँ यार फिजिकल क्लास ले रहे हैं। ऐसा नहीं आना चाहिए कि यार हाँ चलो यार सौरभ सर तो पढ़ा ही रहे, देखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ दीज स्टूडेंट्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड टू एवरीथिंग। इफ एनीबडी हैव डाउट सो प्लीज आस्क मी। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है वो पूछ भी सकते हैं। अच्छा सुनो यार, हुआ क्या, एक लाइट रे तो डायरेक्ट ऐसे चलेगी, ठीक है, एक लाइट रेस तो बिल्कुल ऐसे चलेगी, और ऐसे धीरे धीरे अब लाइट रेस बढ़ने लगेगी, धीरे धीरे अब लाइट रेस बढ़ना स्टार्ट हो। एक, दो, ठीक है ना, तीन, ऐसे एंगल बढ़ाना स्टार्ट कर दी। पॉइंट सोर्स है ना, पॉइंट सोर्स से तो हर जगह एंगल निकलेगा ना, ऐसे, फिर ये वाली भी ऐसे। अब जरा सुनने वाली आगे क्या बात है, सुनने वाली बात ये है कि यार ये जो सभी लाइट्स होंगी ना, ठीक है ना, अगर ये जो लाइट्स है, ये देखो तो ये इसका नॉर्मल, ये इसका नॉर्मल, ये इधर नॉर्मल, ऐसे सब ये नॉर्मल्स हो जाएंगे, ये नॉर्मल्स हो जाएंगे। अगर ये नॉर्मल होंगे, ये सरफेस के नॉर्मल होंगे, तो लाइट रेज धीरे धीरे क्या हो रही होगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ला रही होगी। जनरली लाइट रेज कहां से कहां की ओर जा रही है, डेंसर से रेयर मीडियम की ओर जा रही है, तो इट्स गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस केस में ये लाइट रे इधर चली जाएगी, ये ऐसे गई, ठीक है ना, ये लाइट रे, फिर इसके बाद ये लाइट रे आपकी इधर चली जाएगी, है ना, ऐसे ही ये लाइट रे और ज्यादा एंगल बन गया तो और चली जाएगी, ये लाइट रे और ज्यादा एंगल बन गया। ऐसे ही मान लो ये जो लाइट रे है, ये वाली थर्ड लाइट, ये किसी क्रिटिकल एंगल से निकल रही है, मतलब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल है। तो यहां पर जो लाइट रे रिफ्रैक्ट होगी, जो लाइट रे रिफ्रैक्ट होगी वो कैसी होगी, बिल्कुल ग्रेस करेगी सरफेस, लाइक दिस, इन दिस केस लाइक दिस। सो इसके बाद अगर तुमने जरा सा भी एंगल बढ़ाया, इसके बाद जो भी पॉइंट सोर्स जरा सा भी एंगल बढ़ाएगा, तो वो लाइट रे सारी की सारी कैसी हो जाएंगी, सारी की सारी रिफ्रैक्ट ना होकर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये एंगल ग्रेटर देन थीटा सी प्लस हो गया। और अभी मैंने आपको बताया, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन थीटा सी, देन द लाइट इज अकर्स अ TIR इफ द लाइट इज गोस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो ये एंगल अगर थीटा है, और इन दिस केस थीटा इज ग्रेटर देन थीटा सी, सो द लाइट इज totally reflected like this, okay, like this. So if the light is totally reflected, to such this curve is escaping all rays, इतने कर्व में जितनी रेज स्केप होगी वही उतना ही पावर हमारे से बाहर निकलेगा। सो अब पावर कितना निकलेगा, तो आप देखो अगर इसका हाफ ऑफ द एंगल थीटा सी है, इसका हाफ ऑफ द एंगल थीटा सी है, तो ये पूरा एक कोन बना रहा होगा बच्चा, ये पूरा एक कोन बनाएगा, और ये कोन ऐसा हो, लाइक दिस, ठीक है ना, ठीक है, ये कोन आपके सामने ऐसा बनेगा। और ये कोन अगर ये एंगल थीटा सी है, तो सॉलिड एंगल आपके पास कितना होगा, इसको कॉन्सेप्ट को आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी पढ़ा है, सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट, दिस इज 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा सी। अब भैया इसकी कोई ना कोई हाइट रही होगी, इससे मान लो डेप्थ रही होगी, h रही है ना, अगर इसकी h रही है तो हम बड़ी आसानी से साइन थीटा सी निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। आप स्नेल लॉ यूज करके साइन थीटा सी निकाल लो सबसे पहले, ठीक है ना यार। तो साइन थीटा सी कैसे निकालेंगे, तो हम लिखेंगे साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/म्यू। अगर साइन थीटा सी 1/म्यू है तो कॉस थीटा सी कितना हो जाएगा, 1 - 1/म्यू का
स्क्वायर 1 - 1/म्यू का स्क्वायर का रूट, ठीक है ना। तो cos थीटा सी आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 1/म्यू स्क्वायर। cos थीटा सी आ गया, यहां पर पुट कर देंगे तो हमें पता है 2 पाई इंटू 1 - cos थीटा सी इज इक्वल टू अंडर रूट ओवर 1 - 1/म्यू स्क्वायर। यू कैन वेरी इजिली सॉल्व दिस सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट। तो आपको पता है एक पॉइंट सोर्स टोटल एंगल कितना बनाता है, 4 पाई स्टेरेडियन बनाता है। तो 4 पाई स्टेरेडियन का जो सोर्स है वो पी वॉट निकाल रहा है। तो सॉलिड एंगल स्टेरेडियन का सोर्स कितनी पावर निकालेगा? सो पावर escaping from surface of the water, सरफेस ऑफ वाटर, इसको ऐसे समझ सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ले सकते हो कि यार एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना, एक चार्ज क्यू था वो पूरे से कितना फ्लक्स निकालता था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पूरा कंप्लीट, ठीक है ना। तो अगर थीटा एंगल से कितना निकालेगा, तो सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। उसी तरीके से यहां पर लॉजिक लगा रहे हैं कि अगर पूरा सोर्स जो है, पूरा कंप्लीट पॉइंट सोर्स वो 4 पाई एंगल बनाएगा, तो यार ये एंगल कितना बना रहे हैं, कितना बना रहा है 2 पाई 1 - अंडर रूट ओवर म्यू बाई। तो आपके पास पावर स्केपिंग जो आ जाती है, दिस इज पी अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई 1 - अंडर रूट ओवर 1/1 - म्यू स्क्वायर। 2 पाई से 2 कैंसिल आउट, आंसर आ गया पावर कितना स्केप हुआ, तो इट्स अ p बाई 2 इंटू 1 - 1/म्यू स्क्वायर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्लीज रिमेंबर एंड कैरी। बहुत जरूरी है ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि हाउ मच अमाउंट ऑफ द पावर। अब क्वेश्चन कई बार ये पूछ लेता है, कई बार ये भी पूछ लेता है, भैया कितनी रेडियस का सोर्स निकलेगा, कितनी जगह तक निकलेगा। तो अगर आप थीटा सी निकाल लियो, अगर आप थीटा सी निकाल लियो तो भी आप बता सकते हो कि tan थीटा सी जो होगा वो r बाई एच होगा। यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो tan थीटा सी इज इक्वल टू r बाई एच। एच आपको गिवन होगा, आर आपसे निकल आए, ठीक है ना। थीटा सी आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, समझे भैया? बोलो भाई।